यह आपका पहला क्वेश्चन है कि कोलंबस कौन थे। तो कोलंबस जो है वो पुर्तगाल के नाविक थे। हालांकि उनका जन्म पुर्तगाल में नहीं हुआ था, वो पुर्तगाल के राजा की तरफ से समुद्री यात्रा पर गए थे 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज के लिए। एक्चुअली में उसने अमेरिका की खोज नहीं करनी थी, वो निकले थे भारत के लिए कि उन्होंने भारत की खोज करनी थी। और उन्होंने ये सुन रखा था कि भाई पृथ्वी गोल है और यदि मैं पश्चिम दिशा से जाऊं तो मैं भारत में ही पहुंच जाऊंगा। तो वो इसलिए उन्होंने अटलांटिक महासागर की यात्रा की थी 1492 ईस्वी में। और वो जहां पहुंच गए थे वो था कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज उसका नाम है। बाद में कहते हैं कि भाई उससे पहले एक व्यक्ति था अमेरिगो वेस्पुसी, जो उसने उस जमीन की खोज पहुंचा था। फिर कोलंबस ने पहली बार इसकी बारे में बताया, तो इसलिए उसका नाम उस जमीन का बाद में अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका पड़ गया। तो सिंपल शब्दों में यदि कहे कि कोलंबस कौन थे तो आप बताएंगे वो एक साहसी व्यक्ति थे, समुद्री नाविक थे, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। क्योंकि उससे पहले अमेरिका जो भूभाग है उस पर जो जनजातियां थी वो रहती थी, वहां तक कोई भी गया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक युद्ध क्या है? जैविक युद्ध, जैविक युद्ध होता है जीवाणु या विषाणुओं को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा चेचक के बारे में और रिंडरपेस्ट के बारे में, तो मैं वहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, असंतुष्ट किसे कहते हैं? असंतुष्ट का मतलब होता है कोई भी वह व्यक्ति जो प्रचलित परंपराओं या व्यवस्थाओं से संतुष्ट ना हो, उसको हम असंतुष्ट कहें। नेक्स्ट, नई दास प्रथा क्या है? नई दास प्रथा का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें श्रमिकों को अनुबंध के आधार पर दास बना दिया जाता है, यानी एग्रीमेंट कर लेते थे और उनको कहते कि भाई ये एक हमारी कुछ नियम कानून है जिनके अनुसार आपको हमारे दूसरे देशों में भेज दिया करते थे। यानी एग्रीमेंट के तहत उनको श्रमिक के रूप में दूसरे देश में भेज देते थे। इसको कहते हैं नई दास व्यवस्था। ये काफी प्रचलित रही प्राचीन काल में। नेक्स्ट, दुनिया की तीसरी मुख्य फूड क्रॉप कौन सी है? यह क्वेश्चन है आपका कि दुनिया की तीसरी मुख्य फसल कौन सी है। तो देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है चावल, राइस। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा चावल। सेकंड मोस्ट यूज किया जाता है व्हीट यानी गेहूं। और तीसरी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली फसल है मेज यानी मक्का, जिसको आप भुट्टे के रूप में पीस दोगे तो आटे के रूप में, पका के सीधा खाओगे तो पॉपकॉर्न के यूज में तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नला किसे कहते हैं? कॉर्नला, अंग्रेजी में जो भुट्टा होता है ना इसको कॉर्न बोलते हैं, CORN। और ला का मतलब है कानून। इंग्लैंड में एक बार कानून बना दिया गया था, इंग्लैंड में कानून बनाया गया था कि विदेश से कोई भी मक्का नहीं आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्न लॉ। अब बात ये आती है कि इंग्लैंड ने कॉर्न लॉ को क्यों लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है सर? ब्रिटेन ने मक्का के आयात पर पाबंदी क्यों लगाई? हाँ, तो यही क्वेश्चन है, वो दूसरे ढंग से पूछा गया कि ब्रिटेन ने मक्का के आयात पर पाबंदी क्यों लगाई। ये जो पाबंदी लगाई थी ना इंग्लैंड ने मक्का की आयात पर, आयात का मतलब इंपोर्ट, दूसरे देश से माल मंगाना, दूसरे देश से मक्का मंगाना, उस पर इंग्लैंड ने कानून बना दिया था जिसको कहते हैं कॉर्न लॉ। अब बात आती है कि उसने ये पाबंदी लगाई क्यों। तो क्या है कि इंग्लैंड में अमेरिका जैसे देशों से मक्का आता था और वो मक्का जब इंग्लैंड में आता था तो इंग्लैंड के जो किसान थे जो मक्का पैदा करते थे उनको उचित भाव नहीं मिल पाता था, क्योंकि विदेश से सस्ता माल आ गया, सस्ता मक्का आ गया, तो उनके मक्का उतना रेट नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इंग्लैंड ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। और पाबंदी कैसे लगाई? कानून बनाकर। और उस कानून का क्या नाम हो गया? कॉर्न लॉ। ठीक है, नेक्स्ट। सर, पाबंदी पाबंदी का मतलब प्रोहिबिट करना या उसके ऊपर रोक लगा देना, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना।
ड्रोन ला की से ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? फॉरेन लॉ की समाप्ति से ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो क्या होता है कि फॉरेन लॉ लगा दिया जाता है, अब विदेशों से मक्का आना बंद हो जाता है। पहले समझते हैं कि फॉरेन लॉ लगाया क्यों था? क्योंकि विदेश से मक्का ना आए, किसानों का जो इंग्लैंड के किसान है उनका मक्का खूब बिके और उनको भाव मिले। अब समस्या क्या हुई? लॉ बना दिया, विदेश से मक्का आना बंद हो गया। अब मक्का आना बंद हो गया तो जो इंग्लैंड में किसान मक्का पैदा कर रहे थे वो इतना मक्का नहीं पैदा कर पाते थे कि इंग्लैंड की लोगों की मक्के की पूरी डिमांड को पूरा कर पाए। तो अब क्या हुआ? अब मक्का विदेश से तो आ नहीं रहा है, देश में मक्का कम पैदा हो रहा है, किसानों को भाव तो अच्छे मिलने लगे, लेकिन अब मक्का महंगा हो गया, अब मार्केट में महंगा बिक रहा है। दूसरा, ऊपर से डिमांड पूरी नहीं हो रही, लोगों को मक्का चाहिए, मक्के का आटा चाहिए, अब डिमांड पूरी हो नहीं रही तो ब्लैक में बिकने लगा, काला बाजारी होने लगी। तो देश के सामने फिर दूसरी समस्या आई, वास्तव में फिर सरकार को मक्के का लाभ रद्द करना पड़ा, वापिस फिर रद्द करना पड़ा कि भाई देश से मक्का हमें मंगाना पड़ेगा। तो ये समस्याएं क्रिएट हुई। नेक्स्ट, रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट बेटा एक प्रकार का पशु प्लेग था। प्लेग समझते हो? प्लेग एक प्रकार की बीमारी होती है जो खासकर चूहों से फैल जाती है, लेकिन यहाँ रिंडर पेस्ट को कहते हैं पशु प्लेग। पशु प्लेग का मतलब एक प्रकार की संक्रामक बीमारी थी जो एक पशु से दूसरे पशु में पहुंच जाती है। पुराने जमाने में क्या होता था? एशिया से बहुत सारे पशुओं को अफ्रीका ले जाया गया या यूरोप से बहुत सारे पशुओं को अफ्रीका ले जाया गया। अफ्रीका वास्तव में सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, रिसोर्स बहुत थे और वहां पर धीरे धीरे जो यूरोप की ताकतें थी जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है, इन्होंने वहां पर उस अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। किसके द्वारा? इस रिंडर पेस्ट के कारण। क्या हुआ कि जब ये वहां पर गए तो ये अपने साथ कुछ पशु ले गए, और ये जब पशु गए तो इन पशुओं के साथ कुछ वायरस भी पहुंच गए। वे वायरस वहां के सारे पशुओं में फैल गए। अफ्रीका के लोगों का मुख्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या थी वो थी खेती करना और पशु पालना। जब ये पशु यहाँ से वहां गए तो उन पशुओं के साथ वायरस भी पहुंच गया, और वायरस पहुंच गया तो सारे के सारे लगभग 90%, 100 में से 90 पशु मारे गए। इसको कहते हैं रिंडर पेस्ट। ये बात रही होगी 1890 के आसपास, 1890 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? अफ्रीका में जनसंख्या व उसके आकार का क्या संबंध है? हाँ, क्वेश्चन पूछा है कि अफ्रीका का आकार और वहां की जनसंख्या का क्या संबंध है। देखो, यदि आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आकार देखोगे तो वो दुनिया का दूसरा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप है, लेकिन उस एरिया की तुलना में जनसंख्या बहुत ही कम है। ये उसका संबंध है, यानी उल्टा संबंध है, एरिया बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत कम। नेक्स्ट, अफ्रीका के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ, अफ्रीका के लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट, 1990 के दशक में अफ्रीका में फैले पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट बीमारी क्यों फैली? हाँ, जैसा कि आपको पहले ही बताया था रिंडर पेस्ट वाले में कि अफ्रीका में पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट क्यों फैला, के साथ साथ वायरस भी पहुंच गया, ठीक है, और वो वायरस वहां के सारे पशुओं में फैल गया, क्योंकि ये एक प्रकार का संक्रामक बीमारी थी। संक्रामक बीमारी का मतलब जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में जुकाम नहीं होता कि एक को हो जाए तो वो धीरे धीरे सर्कुलेट हो जाता, तो ऐसी ही कोई बीमारी थी जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई और उसके कारण वहां के पशु मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के मारे जाने से अफ्रीकन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि पशु जब उनके मारे गए, 90% पशु मारे गए, तो क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो अफ्रीका के जो लोग थे जिनका मुख्य धंधा पशु पालना था, गाय पालते थे, पशु पालते थे, उनको चराते थे, उनसे दूध मिलता था, उनसे चमड़ा मिलता था, उनसे उनके शरीर की खाल मिलती थी, उनसे रिलेटेड वो बहुत सारी एक्टिविटी करते थे। अब पशु ही नहीं रहे तो वो अब अपने काम यानी आर्थिक एक्टिविटी को बदलने को मजबूर हो गए।
अब वो यूरोपीय ताकतों के बड़े बड़े जो बागान होते थे, उनकी जो खदानें होती थी, उनमें सस्ती मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो गए। ये प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शक्तियों ने रिंडरपेस्ट बीमारी से क्या फायदा उठाया? हाँ, औपनिवेशिक शक्तियां मतलब वे देश जिन्होंने अफ्रीका पर कब्जा किया था, उनके लिए रिंडरपेस्ट एक फायदे का सौदा कैसे हो गई? फायदे का सौदा ऐसे हो गई क्योंकि अफ्रीका के लोग पशु पालते थे, पशु सारे मारे गए। अब मारे गए तो वे लोग मजबूर हो गए कि इनके बागानों में काम करें, इनकी फैक्ट्रियों में काम करें, इनकी खदानों में काम करें, और वो भी सस्ते में काम करें, क्योंकि अब काम तो कोई ना कोई करना ही था, पैसा तो कहीं ना कहीं से चाहिए। तो इनके लिए तो ये एक सुहावना अवसर हो गया। चलिए, 16वीं शताब्दी में कौन सी बीमारी अमेरिका पहुंची? 16वीं शताब्दी में कौन सी बीमारी अमेरिका पहुंची? 16वीं शताब्दी में यूरोप से, स्पेन से, पुर्तगाल से बहुत सारे लोग सैनिक के रूप में इंग्लैंड, अमेरिका गए थे। और अमेरिका गए तो उनके साथ चेचक पहुंच गया था, चिकन पॉक्स, वो बीमारी वहां फैल गई। नेक्स्ट, चेचक की बीमारी अमेरिका में किस देश से पहुंची? स्पेन से और पुर्तगाल से। और नेक्स्ट कोई स्टूडेंट, चिकन पॉक्स या चेचक किस प्रकार की बीमारी? बेटा ये एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैल सकती है। नेक्स्ट, अमेरिका में चेचक फैलने का मूल कारण क्या था? हाँ, अमेरिका में चेचक फैलने का मूल कारण क्या था? जो पुर्तगाल से और स्पेन से सैनिक गए तो उनके साथ ये बीमारी भी चली गई। नेक्स्ट, अमेरिका जाने वाले पुर्तगाल व स्पेन के सैनिकों में चेचक क्यों नहीं फैला? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो पुर्तगाल के और स्पेन के सैनिक थे, उनको चिकन पॉक्स क्यों नहीं हुआ भाई? तो उसका जवाब ये है कि वो पहले से चिकन पॉक्स नाम की बीमारी को जानते थे। उनको वो बीमारियां पहले ही हो चुकी थी, फैल चुकी थी उनके देशों में, और वे उनसे बचने का तरीका जानते थे, या ये कह लीजिए कि वो वैक्सीनेटेड थे। ऐसा ही काम रिंडरपेस्ट के मामले में भी था। आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर जो पशु यूरोप से या एशिया से वहां ले जाए गए, उनको रिंडरपेस्ट क्यों नहीं हुआ था अफ्रीका वालों को? क्योंकि उनको वैक्सीनेशन कराया गया था, उनको इंजेक्शन लग रखे थे, इसलिए उनके ऊपर उसका वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही जो सैनिक स्पेन और पुर्तगाल से गए थे अमेरिका, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से उनके बचाव का तरीका जानते थे। और अमेरिका की जो लोग वहां पर रहते थे, जिनको खासकर रेड इंडियन कहते हैं, उनके लिए ये बीमारी नहीं थी, उनको बचाव का तरीका नहीं आता था, तो इसलिए उनके अंदर ये ज्यादा फैल गई। नेक्स्ट, चेचक की बीमारी का अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बेटा वहां की जो मूल जनजाति थी, जिसको रेड इंडियन कहते हैं, अधिकांश लोग मारे, कम से कम 10 लाख लोग मारे। जी, चेचक की बीमारी का औपनिवेशिक शक्तियों ने क्या फायदा उठाया? हाँ, औपनिवेशिक शक्तियों ने क्या फायदा उठाया? अब फिर अमेरिका के जो मूल लोग थे वो मारे गए, तो इन्होंने अमेरिका को कब्जा कर लिया। यही प्रेजेंट अमेरिका, जिसको आप नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोलते हो, ये यूरोपियन ताकतों के कब्जे में आ गया था। नेक्स्ट, अमेरिका औपनिवेशिक शक्तियों से आजाद कब हुआ? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 50 राज्यों का समूह है। ये 4 जुलाई सन 1776, 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। नेक्स्ट, बंगाल क्यों? बंगाल क्यों प्रसिद्ध हुआ या क्यों प्रसिद्ध है? जी, बंगाल प्रसिद्ध है भाई जूट प्रोडक्शन के लिए। बंगाल में आज भी पटसन होता है, और पहले भी बहुत ज्यादा पटसन होता था। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, एक एक करके आ जाओ। तुम्हारे कुछ यहाँ गई आयरलैंड में प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन है बेटा, आयरलैंड, आयरलैंड क्यों प्रसिद्ध हुआ? आयरलैंड आपके सिलेबस में है। आयरलैंड जो ना अटलांटिक महासागर में एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, चारों ओर समुंदर ही समुंदर है, ठंडा देश है। उस देश के अंदर 1840 में, 1840 में आलू का अकाल पड़ गया था, इसलिए प्रसिद्ध हुआ।
हाँ, अभी आगे क्वेश्चन आपका आने वाला है कि आलू काल क्या था, तो उसको जब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। बल्बियर क्यों प्रसिद्ध हुआ? हाँ, बल्बियर क्यों प्रसिद्ध? बर्लिन। ओके, बर्लिन है बेटा जर्मनी की राजधानी। यूरोप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन के अंदर 1855 के आसपास की बात है, यूरोपीय ताकतें सारी एक टेबल पर बैठ गई और उन्होंने टेबल पर रख लिया अफ्रीका का मैप, और मैप पे लाइन खींच ली कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा। इसको कहते हैं अफ्रीका का कागजी विभाजन। उसके बाद ही वे पशु लेकर वहां गए थे, फिर वो रिंडर पेस्ट 1890 में वहां पर फैली, तो इसको बोलते इसलिए प्रसिद्ध है ये बर्लिन आपके चैप्टर में। वैसे तो बर्लिन वहां की कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट। नूडल्स यूरोप में किस देश से पहुंचे थे? नूडल्स यूरोप में पहुंचे थे चाइना से। नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन चीजों का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होता है? हाँ, अंतरराष्ट्रीय विनिमय का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से क्या क्या चीज मंगाता है। तो आपके चैप्टर में एक देश से दूसरे देश में जो जो चीज एक्सचेंज हुई, उसमें नंबर 1 था श्रमिक, नंबर 2 था व्यापार के आइटम्स, और एक था श्रम विभाजन कह लो या तकनीक कह लो या ये कह लीजिए खाद्यान्न। ठीक है, इन सब का एक्सचेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार का प्रभाव क्या अर्थ है? व्यापार का प्रभाव, ध्यान से क्वेश्चन पूछिए आप। व्यापार का प्रभाव। हाँ, प्रभाव का मतलब होता है एक्सचेंज, एक होता है प्रभाव, प्रभाव शब्द अलग है, प्रभाव का मतलब है एक्सचेंज। व्यापार का प्रभाव, व्यापार के प्रभाव का मतलब है एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का जाना और वस्तुओं का आना। वस्तु जब एक देश से दूसरे देश में वस्तु भेजोगे तो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट, निर्यात। और जब दूसरे देश से माल मंगाओगे तो क्या कहलाएगा? हाँ, आयात। हाँ, उसको कहलाएंगे इंपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजी का प्रभाव का क्या अर्थ है? पूंजी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह का मतलब जब एक देश से पैसा दूसरे देश में जाए। अब कैसे जाएगा भाई? या तो आप वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहे हो, या आपके देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा ले। जैसे आज की डेट में कहें कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, उसने नोएडा, दिल्ली से पूर्व की और उत्तर प्रदेश में एक शहर है नोएडा, वहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है। तो उस देश की कंपनी ने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये है पैसे का प्रवाह। नेक्स्ट, श्रम का प्रवाह। यहां श्रम का मतलब बेटा लेबर। लेबर के प्रवाह का क्या मतलब? जब एक देश के श्रमिक किसी दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, इसे कहते हैं श्रम का प्रवाह, लेबर का एक्सचेंज। जी, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या अर्थ है? 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी। सिकुड़ने का मतलब ये नहीं था कि सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे हो गए। अगर ज्योग्राफिकली पूछते तो 11वीं क्लास में मैं विद्यार्थियों को बताता हूँ कि पहले दुनिया कैसे एक कॉन्टिनेंट हुआ करती थी जिसको पेंजिया कहते थे, और एक ही समुद्र होता था जिसको पेंथालासा कहते थे। आज 7 कॉन्टिनेंट और 5 महाद्वीप वो हैं ओशन। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सिकुड़ने का क्या मतलब है। 16वीं शताब्दी में एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगा, श्रमिकों का एक्सचेंज होने लगा, प्रौद्योगिकी का एक्सचेंज होने लगा, यानी एक देश दूसरे देश के नजदीक आने लगा। इसको कहते हैं दुनिया का सिकुड़ना। जैसे आज की डेट में कहूँ, आज की डेट में इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक विश्वग्राम बना दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया। आप एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी देश से कोई भी डाटा एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। 18वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे धनी देश कौन से थे? 18वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे धनी देश थे भारत और चीन। नेक्स्ट। 1840 में कौन सी घटना हुई? 1840 में आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था, ड्रॉट ऑफ पोटैटोज इन आयरलैंड। 1819 में कौन सी घटना हुई? 1890 होगा, 1890 में कौन सी घटना हुई? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैल गई। 1921 में कौन सी घटना हुई? 1921 में एक कानून था बेटा जिसको बोलते हैं श्रमिक कानून। अनुबंध का मतलब होता था, क्या करते थे ये जो यूरोपीय लोग थे ना,
ये एशिया से, अफ्रीका से, भारत से बहुत सारे लोगों को एक एग्रीमेंट बदलाते थे, यानी एक कुछ शर्तों पर साइन करा लेते थे कि भाई ये शर्तें हैं और आपको दूसरे देशों में ले जाकर काम कराया जाएगा। जैसे मान लो पनामा नहर को बनवाना, स्वेज नहर की खुदाई करना, ऐसे बहुत सारे खदानों में काम करना, अफ्रीका में ले जाना। तो ये जो श्रमिक का अनुबंध कानून था, ये 19 कौन सी डेट आपने पूछी थी? 1921। हाँ 1921। उस साल में इसको खत्म कर दिया गया, खत्म हो गया था उस साल। जी नेक्स्ट 1921 में कौन सी घटना हुई? हाँ ये तो आपको बता दी कि उस साल श्रमिक का जो अनुबंधित कानून था वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप के चीन से रेशम मार्ग में से कौन सी वस्तु यूरोप पहुंची थी? ये पूछा रेशम मार्ग, इसको बोलते बेटा सिल्क रूट। चीन से कारवा, कारवा का मतलब समझते हो? ईंटों के ऊपर सामान रख के और 6000 किलोमीटर दूर इस्तांबुल भेजा जाता था, टर्की में, मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर है। अब यहाँ पर सवाल ये पूछा गया कि कौन सा माल जाता था पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी चीन से यूरोप में कौन सा जाता था? तो वो जाता था एक रेशम और दूसरा होता था कपड़ा, या उसको पोट्री भी बोलते हैं। पोट्री, पोट्री समझते हो? जैसे आपने कप देखा होगा, कप प्लेट, चीनी मिट्टी बोलते हैं इसको। यस सर। चीनी मिट्टी के सामान और रेशम, रेशम का कपड़ा, ये जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में भारत से कौन सी वस्तु यूरोप पहुंची थी? भारत से जो वस्तु यूरोप जाती थी उसमें एक तो था मसाले। केरल आज भी भारत का मसालों का स्पाइसेस स्टेट कहलाता है। भारत से मसाले जाते थे यूरोप में और कपड़ा जाता था। नेक्स्ट, यूरोप से एशिया महाद्वीप में कौन सी वस्तु पहुंची थी? यूरोप से भारत में सोना, चांदी, आभूषण, रत्न ये आते थे। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, शलगम आदि खाद्य पदार्थ कितने वर्ष पहले भारत में नहीं थे? 500 साल पहले ये नहीं थे। आलू, ना सोयाबीन, आलू था, ना सोयाबीन थी, ना शकरकंदी थी। शकरकंद जिसको आप बोलते हैं, मीठे आलू। हाँ, ये हमारे देश में नहीं थे 500 साल पहले। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, शलगम आदि खाद्य पदार्थ किस महाद्वीप से यूरोप व एशिया में पहुंचे थे? ये पहले दक्षिण अमेरिका से यूरोप पहुंचे और यूरोप से फिर भारत पहुंचे। किस महान खोजी की यात्रा के बाद आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, शलगम आदि खाद्य पदार्थों की पहुंच हम तक हुई? कोलंबस की यात्रा के बाद, 1498 में जो उसने यात्रा की ना, तब उसके बाद। रेशम मार्ग से कौन सा धर्म एशिया से यूरोप पहुंचा? एशिया से यूरोप। यूरोप। रेशम मार्ग के द्वारा संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ था भाई। वो था बौद्ध धर्म। चीन के माध्यम से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में ही हुई, बोध गया से, ठीक है। और लुम्बिनी, बोध गया, ये कई सारे स्थान हैं। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो चीन से यूरोप पहुंच गए। रेशम मार्ग से कौन सा धर्म यूरोप से एशिया पहुंचा? ईसाई। जो वापसी में आते तो वहाँ के थॉट्स भी यहाँ पहुंच गए। ईसाई धर्म। ईसाई। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर तकनीकी टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा? ओके, इस प्रश्न का जवाब दे तब तक नेक्स्ट विद्यार्थी आ जाए। आप बैठे। तकनीक, खाद्य पदार्थों के ऊपर तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा? देखो यस, बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। जैसे समुद्री जांच, ये भी तकनीक है। टेक्नोलॉजी तो खुद तकनीक है। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रीज, ये भी एक तकनीक है। अब इनका खाने के पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव ये पड़ा बेटा, माल एक देश से दूसरे देश में जाने लगा। जैसे 500 साल पहले हमारे यहाँ पर आलू, शकरकंद, मूंगफली ये नहीं थे, सोयाबीन नहीं थी, ये आ गई। कैसे आई? टेक्नोलॉजी से आ गई, समुद्री जहाजों के द्वारा आ गई। रेफ्रिजरेशन, फ्रीज, उसमें क्या हुआ, जो माल आपका खराब हो जाता, फ्रीज उसको खराब नहीं होने देता। तो इस प्रकार से एक देश से दूसरे देश में इनका एक्सचेंज होने लगे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण समझते हो? ग्लोबलाइजेशन। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो ये वैश्वीकरण है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? दूसरे देश से टेक्नोलॉजी, दूसरे देश से बीज हमारे देश में आने लगे और हमारा माल दूसरे देशों को जाने लगा, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ हम जुड़ गए। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का हम बाद में नेक्स्ट जब मौका आएगा तो तब करते हैं।
ओके ठीक है।